नमस्कार, मैं विवेक पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। परंतु वीडियो नया है लेकिन जो संबंध है पुरानी वीडियो से वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। मैंने पिछली बार आपको विषम पोषी पोषण के विषय में पढ़ाया था, छठे ही पाठ का, और इस बार भी छठे ही पाठ को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। छठे पाठ में मैंने आपको विषम पोषी पोषण के विषय में पूरी तरीके से सिखाया था, बताया था कि विषम पोषी पोषण क्या है। और विषम पोषी पोषण में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम आ पहुँचे हैं मनुष्य में पोषण, मनुष्य का पोषण, मनुष्य में पाचन, ये सब इसी में आता है। मनुष्य के पाचन विधि, पाचन पद्धति, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से होता है ये प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण अर्थात क्या? सबसे पहले तो इसको समझो कि आप के अंदर पोषण मतलब क्या होता है। कि जैसे कि आपने कोई चीज खाई तो कुछ भी चीज, मतलब आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी खा लीजिए तो हमारी शरीर क्या करती है पता है? अपने लिए उस प्लास्टिक के टुकड़े में भी काम करती है, उस प्लास्टिक के टुकड़े में भी काम करती है कि जो मेरी जो आवश्यक चीजें हैं वो मुझे उससे क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। इसके लिए हमारे शरीर में तरह तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और एक पूरा तंत्र बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कहते हैं। उस तंत्र के द्वारा अंतःस्रावी को, एंजाइम्स को हमारे भोजन पर क्या किया जाता है? स्रवित किया जाता है। और फिर उस एंजाइम के द्वारा, हर एंजाइम का अपना अपना एक काम होता है और वह एंजाइम क्या करते हैं, उसमें से हमारा जो भी उनका पोषक तत्व है, जो भी जिस एंजाइम का, जिस अंतःस्राव का जो काम है, जिस पोषक तत्व को ऑब्जर्व करने का, शोषित करने का, वो उसी पोषक तत्व पे काम कर कर हमें, हमारे शरीर को जो भी पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त करा देते हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें उन पाचन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंगों के बारे में जानना जरूरी होगा। कि पहले हम जान तो ले कि उस तंत्र में कौन कौन से अंग और कौन कौन सी ग्रंथियां काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आता है मुख, मुख यानी हमारा मुंह। मुंह के बाद आता है ग्रसिका, अभी ड्राइंग के द्वारा आपको समझाऊंगा मैं पूरी तरीके से। ग्रसिका के बाद आता है, ग्रसिका को हम कहीं कहीं अन्न नली भी कहते हैं। ग्रसिका के बाद आता है अमाशय, अमाशय के बाद आता है छोटी आंत, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत। छोटी आंत को हमारे बुक्स में, हमारी एनसीईआरटी की किताबों में क्षुद्रांत्र कहा गया है और बड़ी आंत को बृहदांत्र कहा गया है। तो इस प्रकार से ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुख, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत, ऐसे 5 अंगों से मिलकर हमारा पाचन तंत्र बना और इनकी सहायता करती है पाचन तंत्र में पाई जाने कुछ ग्रंथियां, जिसमें से 3 ग्रंथियों का नाम आपके सामने, और 3 ही ग्रंथियां होती भी वैसे फिलहाल तो, हाँ 3 ही ग्रंथियां होती। सबसे पहले आता है हमारी एक ग्रंथि जो हमारे मुख में पाई जाती है, जिसका नाम है लार ग्रंथि। उसके बाद आती है दूसरी ग्रंथि जो हमारे अमाशय से टच में रहती है, जिसका नाम होता है यकृत। और तीसरी ग्रंथि वो भी हमारे अमाशय के टच में रहती है, उसका नाम होता है अग्नाशय। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से तीनों ग्रंथियों का नाम ध्यान से सुनना। पहला है लार ग्रंथि जो कि हमारे मुंह में पाई जाती है, दूसरी है यकृत ग्रंथि जो कि हमारे अमाशय के समीप पाई जाती है, और तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि जो भी, वो भी हमारे कहाँ, अमाशय के समीप पाई जाती है। तीनों ग्रंथियों का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए कि कौन कौन सी ग्रंथियां कौन कौन से अंतःस्राव का श्रवण करती हैं। सबसे पहले सहायक ग्रंथि हमारी लार ग्रंथि जो हमारे मुख में पाई जाती है, वो स्रवित करती है लार एमाइलेज, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लार एमाइलेज। दूसरी होती है हमारी यकृत ग्रंथि जो कि पित्त रस का श्रवण करती है, पित्त रस का स्राव करती है, पित्त रस। और तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि जिसमें स्रवित होते हैं लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये अंतःस्राव के नाम आपको लिखा हुआ आ रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं। आगे अब जितने भी अंगों के नाम मैंने आपको बताया, एक बार आपको ड्राइंग के थ्रू उन सभी अंगों के नाम मैं आपको दिखा देता हूं ड्राइंग के साथ। तो ये रही आपके सामने ड्राइंग जिसमें आपको दिख रहा होगा मुख, आपका मुख से जुड़ा हुआ, मुख से जुड़ी हुई एक नली है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, उसे हम सामान्य भाषा में अन्न नली भी कहा जाता है।
अन्न नली जहां पे जाके समाप्त हो रही है, ध्यान से देखिए, मुख के बाद अन्न नली जुड़ी और ग्रसिका यानी जो हमें जहां जुड़ी हुई जहां पे जाके समाप्त हो रही है उसे कहते हैं अमाशय। अमाशय सी आकार का रचना है, देख रहे हैं आप। अमाशय के आगे का भाग जो डोरीनुमा रचना आपको दिख रही है वो कहलाती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत और इसके बाद जो रचना आपको दिख रही है छोटी आंत की चारों तरफ वो कहलाती है बड़ी आंत। अब थोड़ा सा मैं पॉइंट से हटकर छोटी आंत और बड़ी आंत के विषय में आपको बता दूं। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग 6 से लेकर 6.5 मीटर तक की होती है मनुष्यों में, और जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। ध्यान से सुनिएगा, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा और बड़ी आंत की लंबाई कैसी है, कम है। परंतु ये इसकी लंबाई को देखकर नहीं, इनका नाम नहीं दिया गया है, इनकी चौड़ाई को देखकर दिया गया है। बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है, छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है। अब छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, ध्यान से समझना। इसके बाद अगर हम टोटल अपने पाचन तंत्र की लंबाई देखें तो वो अप्रोक्स 9 to 9.5 9 से 9.5 मीटर जितनी होती है। यानी कि हमने कोई भोजन किया तो वो 9 से 9.5 मीटर जितना ट्रेवल करता है, उसके बाद अवशेष बनकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपको आकृति में दिख रहा होगा जिस प्रकार सारे अंग, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मुख से जुड़ा हुआ है क्या, हमारी ग्रसिका से जुड़ी हुई है हमारी अमाशय के साथ जुड़ा हुआ है हमारा छोटा हाथ, छोटी हाथ से जुड़ी हुई है हमारी बड़ी हाथ, जिसको क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ड्राइंग में देखो जो ग्रंथियों के बारे में मैंने कहा था ना, वो ग्रंथियां भी आपको दिख रही होंगी। मुख में अमाशय के पास 2 ग्रंथियां और मुख में 1 ग्रंथि है, टोटल 3 ग्रंथि। अब एक एक करके हम इन सभी अंगों के क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। कार्य भी आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके पीछे लाके भी कार्य भी नोट कर लेना, अगर नोट डाउन करना होगा कहीं पर। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मुख से। मुख में 3 विशेष अंग पाए जा रहे हैं, जिसमें पाई जा रही है हमारे दांत, हमारी जिह्वा यानी जीभ, और तीसरी हमारी सहायक ग्रंथियां जिसका नाम है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि नहीं, लार ग्रंथियां, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रंथि नहीं, कई बहुवचन प्रयोग कर रहा हूं, मतलब 1 से अधिक ग्रंथियां होती है यहाँ पर। तो लार ग्रंथियों द्वारा इनमें लार मिलाया जाता है। लार मिलाने का मतलब सबसे पहले हमने खुराक मुंह में लिया, मुंह के द्वारा खाया, तो खुराक मुंह में आने से ही हमारा पाचन जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यानी खुराक मुंह पे आने से ही हमारा पाचन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। हमने दांत के द्वारा उस खुराक को तोड़ा और लार ग्रंथियों द्वारा उसमें क्या मिलाया गया, लार रस मिलाया गया। और जीभ ने क्या किया, उस लार रस से उस टुकड़े को, भोजन के टुकड़े को, टूटे हुए टुकड़े को क्या कर दिया, पूरी तरीके से मिला दिया। और मिलाने के कारण जो लार रस में मैंने क्या कहा था, कौन सा एंजाइम लिखवाया था, उस एंजाइम में पीछे जाके देखिए, उसका नाम था लार एमाइलेज। उस लार एमाइलेज का काम और आसान हो जाता है। और लार एमाइलेज क्या करता है, उस भोजन के टुकड़े पर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि प्रत्येक एंजाइम्स का अपना अपना एक काम होता है। हर एंजाइम, हर उत्सेचक क्या करता है, अपना काम करता है। अपना काम मीन्स उसकी जो जरूरत की चीजें होती है उस पर काम करता है भोजन में। अब ये जो लार एमाइलेज है ना, वो भी भोजन के किसी न किसी पदार्थ पर कार्य करता है। उसका नाम होता है मंड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल स्वरूप होता है। जटिल नाम मैंने लिया क्यों पता है, अगर ये ज्यादा जटिल है तो मुंह में से ही इस पे काम होना चालू हो जाता है, ताकि वो अंततः हमारे पाचन तंत्र के अंत तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, पच जाए। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उस पे काम कहाँ, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। यानी अब हमारे मुंह में जो लार एमाइलेज था, आपको इसका कार्य याद रखना, लार एमाइलेज ने क्या किया, मंड को सरल शर्करा में बदल दिया। यानी हम ऐसा कहते हैं जटिल शर्करा को उसने सरल शर्करा में बदल दिया, ताकि हमारे आगे उसको पचाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और लार का दूसरा काम भी ये होता है बेटा कि मतलब लार क्या करता है, भोजन में द्रवता प्रदान कर देता है, जिसके कारण ग्रसिका से भोजन आसानी से हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है। तो ये था मुख का कार्य, मैंने बता दिया। 3 लोगों का कार्य रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि रिपीट आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो। अब मुख के बाद आती है ग्रसिका। ग्रसिका में भोजन कैसा होता है, आगे की ओर जाता है, लेकिन वो भोजन
पाइप नुमा रचना नहीं होती कि इधर से डाला उधर से गिर गया। उस ग्रसिका में संकुचन और शिथिलन के द्वारा एक गति होती है। मतलब ग्रसिका में ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये हमारे गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। आप लेटे भी रहेंगे ना तो भी आपका खाना अंदर जाता है, आप निगलते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये संकुचन और शिथिलन के द्वारा गति आगे बढ़ती है, गति होती है उसमें। आपके बाजू में देखो दिख रहा होगा, मैंने ग्रसिका की ड्राइंग बनाई, उसमें दिख रहा होगा किस प्रकार से भोजन, जब ग्रसिका की पाइप, कोई भोजन ग्रसिका में जाता है तो उसके आगे का भाग देखो, उसमें संकुचन होता है, और संकुचन होने के कारण दबाव बढ़ता है और वो भोजन कहाँ जाता है, आगे की ओर बढ़ता है। फिर धीरे धीरे संकुचन होता है और वो भोजन कैसे आगे की ओर बढ़ता है। इससे क्या होगा, आप उल्टे भी लेटे रहोगे ना या उल्टे भी रहोगे तो भी अगर आप निगलोगे तो वो भोजन संकोचन और शिथिलन से आगे की ओर बढ़ जाता है। और इस प्रकार ग्रसिका का काम क्या होता है, भोजन को मुख से हमारे अमाशय तक पहुंचाना। मुख से कहां तक, अमाशय तक पहुंचाना, प्रमुख कार्य इसका ये है। तो मैंने आपको दो अंगों के काम बता दिए, मुख्य और ग्रसिका को। नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके फिर से देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। इसके बाद तीसरा अंग आता है अमाशय। अमाशय को एक प्रमुख अंग भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें भोजन अपना सबसे अधिक समय व्यतीत करता है। यानी भोजन यहां पर 4 से 3 से 4, 4.5, 5 घंटे भी रहता है अमाशय में, जिसको आप अपना उदर भी कहते हो, पेट भी कह सकते हो, पेट भी कहते हैं उसको, उदर। भोजन जाते ही सबसे पहले फूल जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अमाशय में जठर ग्रंथियों में मुख्यतः 3 कोशिकाएं, 3 कोशिकाओं द्वारा 3 कोशिकाएं प्रमुख होती है जठर ग्रंथियों में। जो जठर ग्रंथि होती है अमाशय में, तीनों कोशिकाओं द्वारा 3 रस निकाले जाते हैं। ध्यान से समझना, 3 कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा 3 रस निकाले जाते हैं। सबसे पहला रस होता है जिसका नाम होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा 3 रस, पहले का नाम होता है श्लेष्मा, दूसरे का नाम होता है पेप्सिनोजन, तीसरे का नाम होता है मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, पहला क्या होता है श्लेष्मा, दूसरा क्या होता है पेप्सिनोजन, तीसरा क्या होता है मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 उत्सेचक पाए, 3 कोशिकाएं 3 द्रव का स्राव करती है। अब ये तीनों अपना अपना काम करते हैं अमाशय में। ये तीनों क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले होता है, सबसे पहला काम शुरू होता है मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर में बोल रहा हूं, हमारे अमाशय में प्रवेश करता है, मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस भोजन में मिल जाता है। उस भोजन में मिलने के पश्चात सबसे पहले तो ये भोजन में जो हल्के फुल्के बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या कर देता है, नाश कर देता है, मतलब उन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ही हमारा जो पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजन जिसको लिखा गया पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन क्या करता है, या पेप्सिन भी कह सकते हो इसको, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिन क्या है, अगला वीडियो बनेगा उसमें बता दूंगा मैं बड़ी क्लास के लिए। तो ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन उस भोजन में आए हुए प्रोटीन को तोड़ने का काम शुरू कर देता है। लेकिन पेप्सिन काम कब करेगा, जब उस भोजन का पीएच मेंटेन होगा तब। यानी पीएच जब नीचे जाएगा, यानी माध्यम भोजन कैसा होगा, एसिडिक होगा, और उसको एसिडिक करने का काम कौन कर रहा है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी आपके दिमाग में घूम गया होगा, पहले काम शुरू करता है मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस भोजन को अम्लता प्रदान करता है। अम्लता प्रदान क्यों करता है, क्योंकि पहला काम तो बता दिया बैक्टीरिया का नाश करता है, दूसरा काम क्या होता है, पेप्सिन जब तक अम्लीय माध्यम उसको नहीं मिलेगा पेप्सिन अपना काम नहीं करता। यानी पेप्सिन के लिए अनुकूल माध्यम बनाता है कौन, मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन के लिए अनुकूल माध्यम बनाता है, जिससे पेप्सिन अपना काम भोजन पे प्रारंभ कर देता है। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन के अणुओं को तोड़ना। जैसे कि मैंने मुख से क्या बताया था, मंद जटिल कार्बोहाइड्रेट का यहां से टूटना शुरू हो जाता है ना मुंह से, वैसे ही प्रोटीन भी यहां अमाशय से टूटना शुरू हो जाता है। और तीसरा होता है हमारा श्लेष्मा। श्लेष्मा का काम क्या होता है, अगर हमारे एसिड के द्वारा कोई काम किया जा रहा है अमाशय में, तो उस एसिड से हमारी अमाशय की दीवारों पर क्षति ना पहुंचे, हमारी अमाशय की दीवारें क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसके लिए श्लेष्मा क्या करता है, उसमें एक आवरण बनाता है। वो आवरण बनाता है जिसके कारण हमारी अमाशय की दीवारें जो होती है वो कैसी होती है, सेफ होती है। किससे, मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
यानी अमाशय का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अमाशय में ये चीजें हो रही हैं और ये प्रक्रिया अमाशय में टोटल 3 से 4 घंटा 5 घंटे तक होती रहती है। तो यहाँ पे अमाशय का काम जो समाप्त हो गया। अमाशय में जितने भी अमाशय का जो भी काम था 3 से 4 घंटे तक यही काम रिपीट होता रहता है। अमाशय मतलब अमाशय में पूरी तरीके से भोजन को बिलो दिया जाता है ताकि उसे आगे आंत में कोई तकलीफ ना हो, पूरी तरीके से बिलो दिया जाता है। मतलब अब उस पर सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का काम हो और जो भी पोषक तत्व तो उसमें से अलग करने हैं भोजन में से उसको क्या कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, और जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको क्या कर दिया जाए, बाहर निकाला जाए। अब हम आते हैं अपने क्षुद्रांत पे, छोटी आंत पे। छोटी आंत की चर्चा शुरू करते हैं। छोटी आंत एक ऐसा अंग है जहां से पोषक तत्वों को पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थों को, जैसे पोषक तत्वों को उनका पूर्ण रूप से पाचन कर दिया जाता है। पूर्ण रूप से पाचन करना मतलब क्या, मैं अभी आपको आगे समझाता हूं। पूर्ण रूप से पाचन अर्थात क्या, तो पूर्ण रूप से पाचन कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू करते हैं। अमाशय के जस्ट टच में जो अमाशय के द्वारा भोजन जो है छोटी आंत में जाता है, तो अमाशय से लगी हुई छोटी आंत की नली में एक यकृत तो नहीं, पित्ताशय लगा होता है, क्योंकि यकृत अपने अंदर जो है, जो भी यकृत पित्त रस का स्राव करता है, मैंने कहा था यकृत पित्त रस का स्राव करता है, वो पित्ताशय में जाके एकत्रित हो जाते हैं। तो पित्ताशय के द्वारा, ध्यान देना, पित्ताशय तो मैंने बताया नहीं आपके मन में, सर पित्ताशय तो आपने बताया नहीं। पित्ताशय एक ऐसा अंग है, यकृत अपने द्वारा निकाले गए अंतःस्राव का एंजाइम को, यानी पित्तरस को पित्ताशय में क्या करता है, स्टोर करता है। खाली बस सिर्फ स्टोर का काम करता है। पित्ताशय के द्वारा हमारे आहार नली में, हमारे आहार नाल में पित्तरस का स्राव किया जाता है, और अग्नाशय के द्वारा अग्नाशीय रसों का स्राव किया जाता है। अग्नाशीय रसों में 2 एंजाइम्स मैंने बताया था आपको, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। 2 एंजाइमों को क्या किया जाता है, स्रवित किया जाता है। यानी वो अब जो एंजाइम्स हैं ये भोजन के साथ कहां जा रहे हैं, छोटी आंत में जा रहे हैं। अमाशय में वापस नहीं आ रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, सीधा छोटी आंत में जा रहे हैं। अब इन दोनों रसों, जो यकृत का जो पित्त रस है उसका काम और अग्नाशीय रसों का काम वहां पे चालू होता है। तो सबसे पहले पित्ती रसों का काम मैं आपको बताता हूं, पित्त रस का काम बताता हूं। पित्त रस का 2 काम है। सबसे प्रमुख काम क्या है, जो भोजन हमारे अमाशय से आया था, मैंने अभी आपको क्या बताया कि वो भोजन कैसा हो गया था, अम्लीय हो गया था। तो जिस प्रकार से पेप्सिन जो है वो अम्लीय भोजन पे ही काम करता है, अम्लीय माध्यम पे ही काम करता है, उसी प्रकार जो अग्नाशीय रस होते हैं ना, वो सिर्फ क्षारीय माध्यम पे काम करते हैं। यानी पेप्सिन अम्लीय माध्यम पर और अग्नाशीय जो रस है, एंजाइम से, वो किस पे काम करते हैं, क्षारीय माध्यम पे। हाँ, अम्लीय माध्यम देने का काम किसका था, मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो क्षारीय माध्यम देने का काम किसका है, पता है, पित्त रस का है। जो यकृत रस निकलते हैं, पित्त रस निकलते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं ताकि अग्नाशीय रस क्या कर सके, उस पर काम कर सके पूरी तरीके से। अब पित्त रस का दूसरा काम, मैंने 2 काम बताया ना। पहला काम तो होता है भोजन को क्या करना, क्षारीय माध्यम प्रदान करना। क्षारीय माध्यम क्यों प्रदान करना, क्योंकि जो अग्नाशय में से रस निकल रहा है, मैंने क्या कहा, 2 ग्रंथि होती है, एक यकृत होती है, एक अग्नाशय होती है। तो अग्नाशय में से जो अग्नाशीय रस निकलता है, यानी 2 एंजाइम्स, वो एंजाइम्स कब काम करेंगे, जब भोजन को कौन सा माध्यम रहेगा, भोजन में कौन सा माध्यम रहेगा, क्षारीय माध्यम रहेगा। और क्षारीय माध्यम देने का काम कौन कर रहा है, पित्त रस कर रहा है। पित्त रस का दूसरा काम होता है भोजन में जो वसा के कण है, वसा के गोले हैं, चर्बी जिसको कहते हैं, उस वसा के गोलों को तोड़ने का काम करता है। मुंह में हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी हमारी शर्करा को, हमारे मंड को तोड़ा गया, अमाशय में हमारे प्रोटीन को तोड़ा गया, और क्षुद्रांत के शुरुआत में पित्त रस के द्वारा हमारे वसा के गोलों को तोड़ा जा रहा है। यानी यहां पे यकृत से निकला हुआ पित्त रस का काम खत्म। अब आता है अग्नाशीय रस। चूंकि पित्त रस ने उस भोजन को क्या कर दिया, क्षारीय बना दिया है, यानी अब अग्नाशीय रस, यानी वो एंजाइम्स अपना काम कर पाएंगे जिनका नाम लाइपेज और ट्रिप्सिन है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन है दूसरा उत्सेचक है, वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान से सुनिएगा, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद लाइपेज और ट्रिप्सिन ने अपना काम कर दिया। थोड़ा कूल, अग्नाशीय रस में 2 एंजाइम्स थे, एक लाइपेज और ट्रिप्सिन।
लाइपेज ने वसा, जो वसा को पितरस ने तोड़ा था उस वसा को पचा देता है। ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन आमाशय में टूटा था ना प्रोटीन, उस प्रोटीन को पचा देता है। मुंह में हमारे कार्बोहाइड्रेट टूट के आया है, मुंह से एमाइलेज जो होता है, कुछ एमाइलेज हमारे अग्नाशय रस में भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों अब पच चुके हैं। परंतु अभी उस प्रोटीन का, उस वसा का या उस कार्बोहाइड्रेट का जो पच चुका है, हमारी कोशिकाएं उसके लिए वो किसी काम का नहीं है। जैसे कि आपने भले प्रोटीन आपको कहां से प्राप्त हुआ, फॉर एग्जांपल दाल से प्राप्त हुआ है ना, अब उस दाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दाल की प्रोटीन से हमारा लेना देना है। तो ऐसे ही हमारी कोशिकाओं को उस प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस प्रोटीन से जो बनता है, क्या बनता है सर प्रोटीन से, कौन बनाता है, वो अभी आपको बताने जा रहा हूं। उस प्रोटीन से हमारी कोशिकाओं का लेना देना नहीं है। उस प्रोटीन से जो तत्व बन रहे हैं, जो पदार्थ बन रहे हैं, जिसका उपयोग हमारी कोशिकाएं कर रही हैं, उनसे हमारी कोशिकाओं को लेना देना है। यानी अभी एक स्टेप और पीछे है यहाँ पे, यानी पाचन पूरा होने में सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर। अब क्षुद्रांत्र में थोड़ा सा, यानी छोटी आंत में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्षुद्रांत में जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो क्षुद्रांत में क्षुद्रांत में किस दीवारों में खुद की ग्रंथियां होती है, और ग्रंथियां अपने अंदर से निकालती हैं आंतरस, क्योंकि वो आंत्र में पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जा रही है, इसलिए उसमें से जो रस निकलता है उसे आंतरस कहा जाता है। आंतरस का प्रमुख काम क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं उन्हें कोशिकाओं के लिए तैयार करना, जैसे कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, और वसा को वसा अम्ल या फिर ग्लाइकोजन में बदलना। यानी हमारी जो आंतरस है, हमारी छोटी आंत की दीवारों में पाई जा रही जो आंतरस ग्रंथियों से निकल रही है, आंत ग्रंथि से, वो क्या करती है, प्रमुख काम तो ये कर रही है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलकर, वसा को ग्लाइकोजन यानी वसा अम्ल में बदलकर, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलकर। और फिर उसी छोटी आंत को थोड़ा सा आगे जाते हैं, मतलब जो पाइप नुमा रचना है ना 6 मीटर वाली, उसी में से ऐसे आगे आगे जाते जाते तो ये सब फैसिलिटी आगे आगे मिलती है इसमें। तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसमें छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, मतलब इसकी दीवारों में, इमेज में आपको दिख रहा होगा, इसकी दीवार में छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। ये प्रवर्ध क्या करते हैं, जो ये बदल दिया गया प्रोटीन जो अमीनो एसिड में बदल दिया गया, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में बदल दिया गया, वसा जो वसा अम्ल में बदल दिया जाएगा, ये प्रवर्ध क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, उनको अवशोषित कर ले, खींच लेते, चल बेटा तू इधर आ जा, और खींचकर उसको कहां मिला देते हैं, हमारे ब्लड में, उसको खींचकर कहां मिला देते हैं, ब्लड में, और फिर ब्लड के द्वारा, रुधिर के द्वारा उन अमीनो एसिड को, उन ग्लूकोज को, उन वसा अम्ल को वहां पहुंचाया जाता है जहां पे उनकी क्या होती है, जरूरत होती है। और यहां तक ये हमारा हो गया पूर्ण पाचन। मतलब मुंह से जो कार्बोहाइड्रेट, जो मंड हमने आधा पचा के छोड़ा था, वो अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरीके से ग्लूकोज में बदल दिया गया, और वो क्या हो गया, हमारे रुधिर में मिलाकर जहां पे उसकी जरूरत थी वहां पे उसको पहुंचा दिया गया। लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक कदम का, मतलब रत्ती भर का भाग छूट रहे हो अब जब भोजन से सबने अपना अपना सब कुछ निकाल लिया, निकालते अब पूरी तरीके से तो उसमें से सब कुछ नहीं निकल गया, मतलब इतना सारा भोजन था, समझ लो इतना भोजन था, उसमें निकालते वो बेचारा इतना बच ही गया, उसे कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ। अब उस अवशिष्ट पदार्थ को छोटी आंत से कहा बड़ी आंत में भेजा जाता है। बड़ी बात में कुछ खास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसमें जो द्रव होते हैं, जल, उसका अवशोषण किया जाता है, और बाकी बचे हुए पदार्थ को मल द्वारा, मलाशय से होते हुए मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से हमारे मनुष्य में जो पोषण है, देख रहे हैं आप किस प्रकार से उसने अपना पोषण प्राप्त किया, किस प्रकार से उसमें पाचन की क्रिया हुई। अब हम अगली बार मिलेंगे
नई वीडियो के साथ, जिसमें हम मनुष्य के श्वसन क्या है और श्वसन मनुष्य में किस प्रकार होता है उसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और कुछ आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसमें।